नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य। इसके चैप्टर नंबर 3 का वर्स नंबर 11 से लेकर के 40 तक, यानी 11वें से लेकर के 40वें श्लोक तक को हम देखेंगे। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो जो प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल हैं, राइट, उनमें कोई भी वीडियो आप बीच में से उठा करके अगर देखेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो और उसके पहले के जो भी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें। अदरवाइज़ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, सब कपोल कल्पना लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उन चीज़ों को सही से समझ जाएंगे तो आप इसके पीछे का जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ पाएंगे, और इसके पीछे जो बातें कही गई हैं, जो फिलॉसफी है इसके पीछे जो मीनिंग छुपी हुई है, जो भावार्थ है, वो आप समझ पाएंगे अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देखते हैं तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं त्रिपुरा रहस्य में आगे क्या कहा जा रहा है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो हमारे दत्तात्रेय जी हैं उन्होंने परशुराम जी को सत्संगति का महत्व समझाने के लिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इन अ गुड अ बेटर काइंड ऑफ सत्संगति, अच्छे लोगों के साथ में रहने का क्या फल होता है, उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है और वो कहानी उन्होंने सुनाई। ठीक है, वो कहानी क्या है उसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये कहानी आगे बढ़ेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजें यहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन वर्ड्स को मैं एक तरीके से हाईलाइट करूंगा, उन वर्ड्स को आप हमेशा याद रखिएगा। मेरे पास चौक है नहीं, मैंने कहीं रख दी है, बट हाँ, आई विल लेट यू नो कि कौन सा वर्ड है जो आपको नोट करके रखना है। वो नोट करके रखिएगा, और उन वर्ड्स को आप जब समझ जाएंगे, उसके महत्व को समझ जाएंगे कि वो यहाँ पे क्यों यूज किया गया था। इस कहानी में उसको एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है, तो क्यों यूज किया गया था, उसका मतलब क्या है, वो जब आप समझ जाएंगे तब आप इसके असली मतलब को, असली महत्व को समझेंगे कि कहानियों के माध्यम से बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ किस तरीके से समझाए गए हैं। और वो कहानियां जो कि लोगों को कपोल कल्पनाएं लगती हैं। कहानियों का अपना ही महत्व है, इंटरेस्टिंग वे में कहानी कहने का अपना महत्व है, क्योंकि इंटरेस्टिंग वे में कहानी को कह करके किसी भी डीप कॉन्सेप्ट को, चाहे वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट हो, उसको आराम से समझाया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो मैं कई बार देता रहता हूँ। एग्जाम्पल यह है कि बचपन में जब हम पढ़ाई किया करते थे तो उस समय क्लास 1 में हमारे एक बुक में एक स्टोरी हुआ करती थी, हिंदी की बुक में। और वो स्टोरी थी इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप को समझाने के लिए, दोस्ती के महत्व को समझाने के लिए वो कहानी बताई गई थी। तो उस कहानी में कुछ ऐसा था कि 3 साथी थे, देयर वर 3 फ्रेंड्स, और उनमें से एक था हिरन, दूसरा था कौवा, तीसरा था चूहा। अगर आप ध्यान से सुने और मूर्खों की तरह ही बातें करना शुरू कर दें, जैसे वामपंथी किया करते हैं, या फिर जैसे ये आजकल के जो नए नए साइंटिस्ट पैदा हुए हैं जिनसे साइंस का एक सवाल का उत्तर नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं और कहते हैं हम रेशनल थिंकिंग वाले हैं, हम साइंटिफिक माइंडसेट वाले हैं, ये कपोल कल्पनाओं वाली कहानियां हम नहीं मानते, हम स्वीकार नहीं करते, ये सब जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई हैं। अगर उसकी तरह से आप सोचें तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि कभी हिरन, कौवे और चूहे की दोस्ती हो सकती है? आपको तो यही लगेगा कि यार ये कहानी जो है अजीब सी नहीं लग रही है, हिरन, कौवा और चूहा क्या ये कभी दोस्त हो सकते हैं? अगर आप इस चीज में उलझे रहे तो आप कभी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का जो है, जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है इस स्टोरी का, वो नहीं समझ पाओगे। और यही कारण है कि ये कहानियां इतने मेटाफरिक वे में लिखी गई हैं कि जिनका दिमाग खराब है, जो शैतानी बुद्धि वाले हैं, वो इसी में उलझे रहे कि हिरन, कौवा और चूहा कभी दोस्त हो सकते हैं क्या। इसके पीछे की जो बात है, इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस तक ये पहुंच ही ना पाए। तो बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से हमारे शास्त्र लिखे गए हैं। तो खैर, कहानी पर वापस आते हैं। हिरन, कौवा और चूहा थे, वो तीनों दोस्त थे। एक दिन हिरन जो है वो जाल में फंस जाता है, शिकारी के जाल में फंस जाता है। तो कौवा जो है वो देखता है कि हमारा एक दोस्त तो शिकारी के जाल में फंस गया है। उसे ये पता होता है कि हमारा एक दोस्त है चूहा, और वो चूहा जो है बड़ा अच्छा, उसके दांत जो है बड़े मजबूत होते हैं, और उन मजबूत दांतों से वो किसी भी चीज को काट सकता है। तो निश्चित रूप से वो जाल को भी काट सकता है। ये जो मजबूत जाल है जिसके अंदर हमारा दोस्त फंस गया, उसको काट देगा। तो वो जाकर के चूहे को बुलाते हैं और चूहा आकर के वो जाल काट देता है। तीनों दोस्त फुर्र हो जाते हैं। तो दोस्ती का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर अलग अलग कैपेबिलिटी के लोग, अगर अलग अलग क्षमताएं रखने वाले लोग, अलग अलग खासियत रखने वाले लोग, जिसकी अलग अलग कैपेबिलिटी हो, वो सब मिलकर के अगर काम करें, तो आपस में मिलकर के काम करके ही किसी न किसी समस्या से, चाहे कितनी भी बड़ी हो, उससे छुट्टी पाई जा सकती है, राइट।
अकेले नहीं पाई जा सकती। अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते। इस संसार में जितने भी लोग हैं, अगर वो मिलजुल कर रहे हैं तो संसार किसी भी मुसीबत से निपट सकता है, सभी के लिए भला हो सकता है। ये इस कहानी का महत्व है। दोस्ती के माध्यम से, दोस्ती की कहानी के माध्यम से ये समझाया गया। तो 3 अलग-अलग जानवर क्यों लिए गए? क्योंकि सबकी क्षमता अलग है, यही दिखाने के लिए। लेकिन अगर कोई मूर्ख हो, कोई वामपंथी हो, या फिर कोई ऐसा हो जो आजकल के नियो बौद्धिस्ट आ रहे हैं, हालांकि मैं खुद बौद्ध धर्म को बहुत सम्मान देता हूं, भगवान बुद्ध को सम्मान देता हूं, लेकिन जो नए बौद्धिस्ट हैं, जो दिन रात जो है सनातन धर्म को गालियां देते रहते हैं बिना वजह, बिना समझे, उनको देख करके मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये मेरा भारतवर्ष है, जिसको सब पता है, जिसको सब जानकारी है कि किस प्रकार से हमारे देश को लूटा गया, खसोटा गया। हमारा देश जो कि अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, उसके आगे भी कहीं आगे तक फैला हुआ था, वहां पर जो है एक भगवान बुद्ध की मूर्ति तक उड़ा दी गई। लेकिन सारी बातें छोड़ करके वो जानते हैं कि किसने उड़ाई, वो तो अभी 2000 की बात है, सन 2000 की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब के सब मिल करके पुरानी जो चीजें हैं जिनका कोई सबूत मौजूद नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां सुना सुना करके वो चीजों को बिगाड़ रहे हैं, आपस का माहौल खराब कर रहे हैं। राइट? तो उनको देख करके बड़ा अजीब सा लगता है। तो अगर उनकी तरह सोचें तो वो तो यही कहेंगे कि यार, अगर देखा जाए कि यार हिरण्यकौवा और चूहा आज की डेट में, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी क्यों लिखी गई है। लेकिन ये जो शास्त्रों में लिखी बातें हैं वो उनको समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है पता नहीं सब मनगढ़ंत है, क्या है, जबकि वो इसी पर्पज से लिखी गई थी कि कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को आप आसान से आसान तरीके से समझ सको। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या लिखा गया है। कहानी में यह बताया गया है कि दसाड़ नाम का एक देश था। दसाड़ नाम का एक देश था। ये दत्तात्रेय जी कहानी सुना रहे हैं कि दसाड़ नाम का एक देश था। दसाड़ कहाँ है? दसाड़ जो है, आपने सुना होगा, विंध्याचल नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर के पास। मिर्जापुर एक जिला है, उसके पास विंध्याचल नाम की एक जगह है, जहां पर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। ठीक है, माता शक्ति का ही एक रूप वो भी है, माता विंध्यवासिनी, तो उनका एक मंदिर है। तो वहीं जो है दसाड़ नाम का राज्य वहीं हुआ करता था। वहां का ही एक राजा था, उसका नाम था मुक्तापीड। क्या नाम था? मुक्तापीड। नाम याद रखिएगा, मुक्तापीड नाम था। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उनके 2 बच्चे थे, मुक्तापीड के 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम था देवचूड़ और दूसरे का नाम था मणिचूड़। देवचूड़ और मणिचूड़, ये 2 बेटे थे उनके, मुक्तापीड के। और ये दोनों जब राजकुमार बड़े हो गए और ये धीरे धीरे अपने धनुर्विद्या और जो भी उनको शस्त्र चलाना, उनको हथियार चलाना सिखाया जाता था, जब वो सीख गए तो एक बार वो जंगल में जाते हैं। ठीक है, जंगल में कौन से जंगल में जाते हैं? सह्य पर्वत। सह्य पर्वत नाम का एक पहाड़ था। घूमते फिरते वहां तक पहुंचते हैं। और ये कहाँ है? घूमते फिरते ऐसा नहीं पहुंचते, पूरी सेना के साथ वहां पहुंचते हैं। कहां पे? सह्य पर्वत। सह्य पर्वत कहाँ है? आज के समय में ये मुंबई के पास है। इसका आधुनिक नाम क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जो बुक में लिखा हुआ है वो आधुनिक मुंबई के पास एक पर्वत है सह्य। शायद ये सह्याद्री जिसको कहते हैं उसी का एक नाम है। सह्याद्री आप जानते हैं, ये जो मुंबई के महाराष्ट्र के इस साइड जो आपने देखा होगा, महाराष्ट्र जो है, मुंबई जो है वो अरब सागर के तट से सटा हुआ है जो मुंबई है। राइट? तो उसके किनारे किनारे जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ों को सह्याद्री कहा जाता है। तो ये शायद वही सह्य है, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि उसके पास और कोई है ही नहीं, यही पर्वत ही है। तो सह्य पर्वत के जंगलों में वो घुस जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा उसके चारों ओर बड़े बड़े जंगल हैं। तो उस जंगल में जब वो घुस जाते हैं तो वो जंगल बहुत ही खतरनाक शेरों और जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल था। उसमें क्या होता है, वो अपना घूम रहे होते हैं, शिकार कर रहे होते हैं, जानवरों को पकड़ रहे होते हैं, तो अचानक से वहां पर आंधी आ जाती है। जब वहां पर आंधी आती है तो वो धूल भरी आंधी इतनी खतरनाक होती है कि चारों तरफ पूरा का पूरा आसमान जो है वो धूल से भर जाता है। एक दूसरे को देखना तक मुश्किल हो जाता है। इनके जो सैनिक होते हैं, ये सैनिक भी भाग करके इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, इधर उधर गायब हो जाते हैं और अपनी जान बचा करके ये भागने लगते हैं। और ये दोनों राजकुमार भी अपनी जान बचा करके भागना शुरू करते हैं। और किसी तरीके से ये भागते भागते एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। उन ऋषि का नाम क्या था? उन ऋषि का नाम था हेमचूड़। नाम सारे आप चाहें तो कहीं नोट करते रहिए, क्योंकि पीछे आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, इन सब के मतलब को समझाऊंगा। जब कहानी समाप्त हो जाएगी तब भी हम समझेंगे कि मतलब क्या था इसका। तो हेमचूड़ नाम के एक ऋषि थे, उनके आश्रम में ये लोग घुस जाते हैं। वहां घुसने के बाद वहां पे बहुत ढेर सारे खजूर के पेड़ थे, तो वहां बहुत ही अच्छा माहौल था, लेकिन आंधी की वजह से थोड़ा अस्त व्यस्त सा लग रहा था। तो वहां पर वो खजूर के पेड़ों को देखते हैं, वहां आश्रम में जो है टहलना शुरू करते हैं, देखते हैं कि किसका आश्रम है। तो वो हेमचूड़ ऋषि का आश्रम होता है। लेकिन उस हेमचूड़ ऋषि के आश्रम में, उन हेमचूड़ ऋषि के आश्रम में एक लड़की उनको दिखाई देती है। वो लड़की बहुत सुंदर होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तो उस लड़की को देख करके उन लोगों ने ये पूछा, जो राजकुमार थे उनमें से एक राजकुमार ने ये पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप इतनी सुंदर हैं, आप यहाँ पर अकेले इस जंगल में, इस भयानक जंगल में क्या कर रही हैं? क्यों आप यहाँ पर अकेले हैं? किस कारण से आप यहाँ पर अकेले हैं? आप रहने वाली कहाँ की हैं? व्हाट इज योर डोमिसाइल? कहाँ की हैं आप?
आधार कार्ड वगैरह दिखाइए, तो कुछ इस तरह की बात थी वहां पे। तो उसको देख करके, उस कन्या को देख करके उन्होंने उसके वहां होने का कारण पूछा कि आप यहाँ पर क्यों हैं। तो लड़की ने कहा कि आप आराम कीजिए, आपको मैं सब बताऊंगी, पहले आप बैठिए, खजूर के पेड़ से अपने जो आपके घोड़े हैं इनको बांध दीजिए, और उसके बाद आप थोड़ा आराम कीजिए, आप थके हुए लगते हैं, आप काफी ज्यादा थके हुए लगते हैं, इसलिए पहले आप आराम कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अपनी कहानी, अपने यहाँ होने का कारण भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें वो होती हैं। उसके बाद राजकुमार आराम करते हैं। आराम करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं तो उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, खाने पीने को दिया जाता है, जलपान कराया जाता है, और उसके बाद फिर जो है वो कन्या उनसे अपनी कहानी कहना शुरू करती है। तो उस कहानी को जरा सुनिए, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेटाफोरिक स्टोरी है और हाईली मेटाफोरिक स्टोरी है। इसमें बहुत ज्यादा पर्सोनिफिकेशन जो मेटाफोर होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। जो आपका क्या कहते हैं उसको, पर्सोनिफिकेशन के अलावा भी एक होता है मेटाफर, एक और होता है रूपक अलंकार, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो रूपक अलंकार और मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इनका यूज किया गया है। तो उसकी माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से मेटाफोरिक वे में इसको समझाने की कोशिश की गई है, क्या चीज, कि किस तरह से हमारा नेचर इंपैक्ट होता है, नेचर यानी हमारा स्वभाव प्रभावित होता है किसी गलत संगति में रहने से या अच्छी संगति में रहने से। यही इस कहानी का महत्व है। लेकिन इस मेटाफोरिक स्टोरी को आप ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक चीज हम आगे चल करके समझेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, आपको लगातार यहाँ पर बने रहना पड़ेगा, एक भी वीडियो छोड़ेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। राइट, तो आइए देखते हैं। राजकुमार को बिठा करके कहानी सुनानी शुरू की। तो कहानी कुछ ऐसी है कि शिव भक्त थे एक व्याघ्रपद। इन सब का मतलब समझते रहिए। शिव भक्त व्याघ्रपद नाम के एक ऋषि थे। उनका क्या था कि वो एक मुनि थे। ठीक है, मुनि ऋषि में अंतर हमने एक चैनल पे, हमने एक वीडियो में पढ़ा है इसको। अगर आप नहीं जानते हैं तो जा करके आप यूट्यूब पे भी सर्च मार सकते हैं, गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं। ऋषि, मुनि, देवर्षि और ज्ञानी, इन सब के बीच का अंतर आपको वहां पर मिल जाएगा। महर्षि, इन सब का अंतर आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो व्याघ्रपद नाम के क्या थे, एक मुनि थे, और वो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। ठीक है, और बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूं, मैं उन्हीं की पुत्री हूं, ये उन्होंने बताया। किसने बताया? उस लड़की ने, कि मैं उनकी बेटी हूं। किसकी? व्याघ्रपद नाम के एक मुनि थे। वो किसके भक्त थे? शिव भक्त थे। मैं उन्हीं की बेटी हूं। और अब आगे की कहानी उन्होंने बताई कि वो मेरे पिता ऐसे पिता नहीं है कि वो मेरे बायोलॉजिकल फादर हों। वो मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, वो मेरे धर्म पिता हैं, और मैं उनकी धर्म पुत्री हूं, यानी उन्होंने मुझे पाला है, मैं उनके द्वारा पाली गई, यानी एडॉप्टेड चाइल्ड हूं, ये उसने बताया। ठीक है, अब ये समझिए, एडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब आप समझिएगा, मतलब ये सब मेटाफर्स हैं। मतलब ऐसे कहानी उसी तरीके से मत सुनते रहिएगा, दिमाग को थोड़ा घुमाइए कि ये मेटाफर्स हैं। एडॉप्ट करना, एडॉप्ट करना, आदत को एडॉप्ट करना। ठीक है, किसी अच्छी चीज को स्वीकार करना। राइट, कोई बेसहारा है उसे स्वीकार कर लेना, किसी को मदद की जरूरत है उसे स्वीकार कर लेना, या फिर कोई चीज ऐसी है जिसको अब बिल्कुल कोई मालिक नहीं दिख रहा लेकिन उसको संभालना जरूरी है। राइट, तो उसको एडॉप्ट कर लेना। जो आदतें हैं आपकी, जिन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा, उन्हें अडॉप्ट कर लेना, कि इन आदतों पे जो कि गड़बड़ हो रही है, इनको मैं अपना गोद लेता हूं, इनको अडॉप्ट करता हूं, इन आदतों को पकड़ता हूं और इनकी देखभाल करता हूं, इस आदत को सुधारता हूं। अडॉप्ट करना, तो इन चीजों को बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि ये इतनी खतरनाक मेटाफोरिक स्टोरी है कि लास्ट में जब आप इसे समझेंगे ना, तो यू विल बी मेस्मराइज, आप कहोगे माय गॉड क्या है ये। राइट, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं। व्याघ्रपद नाम के इनके पिता थे, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, और ये इनकी धर्मपुत्री थी। धर्मपुत्री क्यों थी? क्योंकि इनको उन्होंने पाला था, ये एडॉप्टेड थी। एडॉप्ट कैसे किया इन्होंने, किस प्रकार से इनका एडॉप्शन हुआ, वो कहानी बताई जा रही है। तो यहां पर ये लड़की बताती है कि मेरा नाम हेमलता है। लड़की का नाम क्या है? हेमलता है। और वो बताना शुरू करती है कि एक लेडी थी बहुत पहले जिसका नाम था विद्युत प्रभा। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, प्रभा मीन्स उसका एक जो ऑरा होता है बिजली का, उसको कहा जा रहा है। विद्युत प्रभा नाम की एक लेडी थी। इन सब को ध्यान में रखिएगा, जिस चीज को मैं कह रहा हूं कि आप ध्यान में रखिएगा, विद्युत प्रभा, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, उसमें जो ऑरा होता है उसकी बात हो रही है। राइट, विद्युत में जो ऑरा होता है, विद्युत प्रभा नाम की एक लेडी थी जो इसकी माता थी, हेमलता की। ठीक है, उसका वो बहुत बड़ी विद्याधारी थी। विद्याधारी मतलब ये उसे नॉलेज था, सही गलत का ज्ञान था, सब कुछ था उसे, सही गलत का ज्ञान था। और वो क्या थी? विद्युत प्रभा यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और उसकी प्रभा यानी उसका ऑरा, इलेक्ट्रिसिटी का ऑरा। इलेक्ट्रिसिटी के ऑरा का क्या मतलब है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। हमारा पूरा सनातन धर्म विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ध्यान से समझिए, हमारा जो माइंड है, हमारा पूरा जो बॉडी है, वो कैसे काम करता है? एक नर्वस सिस्टम है हमारा। इस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जब भी कोई काम हम करते हैं, जब भी कोई विचार हमारे मन में आता है, तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है।
आपने अगर साइंस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये पूरा का पूरा न्यूरॉन सिस्टम जो होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स पे ही काम करता है। कोई विचार आया, स्पार्क है, वो इलेक्ट्रिक स्पार्क है। अगर कोई चीज हमने टच की और हमें महसूस हुआ कि ये गर्म है, तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही हमारे माइंड तक पहुंचता है, फिर हमारे माइंड से एक रिएक्शन, रिफ्लेक्सिव आर्क जिसको कहते हैं, वो उस अंग तक पहुंचता है और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये पूरा जो रिफ्लेक्सिव आर्क है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे ही काम करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं वो पूरी बॉडी में चलती रहती हैं। हम जितने ज्यादा शांत होंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल पल्सेस का मूवमेंट शांत होगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑरा है वो चेंज हो जाएगा। ऑरा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जब चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब मूव करती है, इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, तो उसके चारों ओर एक क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ये आपने पढ़ा होगा साइंस में, बहुत बेसिक सी चीज है। और ये सारी चीजें हमारे सनातन धर्म में बड़े आराम से समझाई गई हैं। कुछ ऐसा नहीं है, बस समझने भर की देर है, इस ग्लॉसरी को समझने की देर है, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। आप ये समझिए कि जो ऑरा है वो कुछ और नहीं है। हमारी इलेक्ट्रिक जो पल्सेस हैं, लगातार इलेक्ट्रिक पल्सेस ही चल रही हैं हमारे अंदर। कितना भी वोल्टेज हो, हमें नहीं पता, वो पढ़ सकते हैं आपकी कितना वोल्टेज होता है हमारे अंदर, आप उसमें देख लीजिएगा, मुझे अभी नहीं पता है उसका एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो जब ये इलेक्ट्रिक पल्सेस हमारे बॉडी में चलती हैं, हमारे पूरे शरीर में घूम रही हैं न्यूरन नर्वस सिस्टम के माध्यम से, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है हमारे पूरी बॉडी के लिए। हमारी पूरी बॉडी में ही नर्वस सिस्टम का काम तो है ही, और उसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस लगातार चल रही हैं, क्योंकि दिल भी धड़क रहा है, सब कुछ हो रहा है, राइट। तो वो जो इलेक्ट्रिक पल्सेस चल रही हैं वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। इन सभी मैग्नेटिक फील्ड्स की एक इंटेंसिटी है। इन सभी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स को मिला करके जो हमारी पूरी बॉडी बना रही है, इसको मिला करके एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसका एक वैल्यू होती है, कुछ टेस्ला हो सकती है, ठीक है। टेस्ला इज द यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो चीज है, हमारे शरीर की एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है। जितना इंटेंसिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग इसका ऑरा बनता है। कुछ लोगों का ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि अपने अंदर वो विचार कम रखते हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, वो अंदर खपते नहीं, वो अंदर इस्तेमाल नहीं होते, तो वो बाहर दिखने लगते हैं। इस वजह से उनका चेहरा चमकने लगता है। इस वजह से उनके मतलब कितने भी कुरूप रहे हों पहले, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे में, उनके शरीर में, उनके व्यक्तित्व में, उनके शरीर के रंग तक में बदलाव आने लगता है, राइट। पहले कैसे भी रहे हो, लेकिन बाद में बड़े अच्छे लगने लगते हैं, देख के ही लगता है कि देखते रह जाएं। ये ऑरा होता है। क्यों? क्योंकि अपने भीतर उन्होंने इच्छाएं नहीं पाली, वासनाएं नहीं पाली। वासनाएं नहीं पाली तो ज्यादा से ज्यादा वो अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब वो अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही, वो अपने आप को नेचुरल फ्लो में रखे हुए हैं। सुबह उठते हैं, सूरज के साथ उठते हैं, सूरज के साथ सोते हैं, और दिन का अपना काम जो है बिना किसी लाग लपेट के करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बहुत ज्यादा उनकी इच्छाएं नहीं है, अनर्गल इच्छाएं नहीं है। इच्छाएं वो करना जिससे कि आपका काम हो, संसार का भले का काम हो, आपका भी भला हो, संसार का ही भला हो, ऐसा कोई भी काम करना योग कहा जाता है, कर्म योग कहा जाता है, ऐसा कोई भी काम। लेकिन अगर आपने अपने लिए इच्छाएं बना रखी हैं तो निश्चित रूप से आपका माइंड अधिक से अधिक अपने विषय में ही सोचेगा, डरा हुआ रहेगा, और सारा का सारा जो डायरेक्शन होगा आपके मैग्नेटिक ऑरा का, वो आपके अंदर जो भावनाएं चल रही हैं उनको क्या करने में, कंपनसेट करने में ही खत्म हो जाएगा। तो वो ऑरा अंदर ही रह जाएगा और बाहर वो चमक नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप अंदर से फ्री होते हो, जो भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि अपने आप को कर्मों के फल से दूर कर लो, वासनाओं से दूर कर लो, किसी भी तरह की तृष्णा से दूर कर लो, सब कुछ तुम्हारे लिए रखा है, बस उसको क्या करो, तुम अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करो। यानी तुम ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जस्ट डू योर बेस्ट, बाकी चीजें अपने आप मिलती जाएंगी। पिछले वीडियो में भी हमने समझा कि कोई भी चीज जब आप अच्छे तरीके से करते हो, अपने काम को जब आप अच्छे तरीके से करते हो, बिना ये सोचे कि इसके बदले क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो उसके बदले में अच्छा आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने अपना पूरा फोकस काम पे रखा था। जब आप काम में परफेक्शन रखते हो, तो काम में परफेक्शन रखने के बाद आपको जो भी चीजें मिलती हैं, अच्छी सैलरी, अच्छा घर, आपको अच्छा समाज में सम्मान, ये सब क्या है? ये अच्छे काम करने का, यानी कर्मयोगी होने का बाई प्रोडक्ट है, राइट। बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज है, राइट। जैसे ही आप अपने आप को जोड़ोगे कि मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वैसे ही आपके प्रयासों में कमी दिखाई देगी। आप कितने भी अच्छे एम्प्लॉय रहे हो, कितने भी अच्छे काम करने वाले रहे हो, जैसे ही आप जुड़ेंगे कि आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये मैंने खुद अनुभव किया है, वैसे ही मैं जो काम अच्छा कर रहा था वो काम भी अच्छा करना बंद कर दूंगा। मेरी मेल्स में कमी दिखाई देने लगेगी, मेरी मेल्स में खुद में दिखाई देने लगेगी, बड़ी लापरवाही से लिखी गई मेल है, बड़ी लापरवाही से किया गया आधा अधूरा काम है, भिगो भिगो करके किया गया काम है, कुछ ऐसा सा दिखाई देने लगेगा।
उसी प्रकार से जब आप अपने भीतर ज्यादा इच्छाएं रखते हो, बहुत ज्यादा तृष्णाओं में, मुझे वो चाहिए, ये भी चाहिए, वो सुंदर लड़की है, वो उसकी गर्लफ्रेंड कैसे है, मुझे कैसे उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, कैसे जो है ये जवानी है दीवानी फिल्म की स्टोरी को जो है अपनी लाइफ में जो है उतारना है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं जब आपके दिमाग में चलती हैं, आप वासनाओं में घिरे होते हो, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके भीतर ही खपता रहता है, कंपनसेट करने के लिए यूज होता रहता है। जैसे ही आप इन चीजों को छोड़ करके बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करना शुरू करते हो, वैसे ही आपका ऑरा, क्योंकि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप बाहर आपके चमकने लगता है, आपका चेहरा दमकने लगता है, आपकी सारी चीजें वैसे ही दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसी को विद्युत प्रभा कहा जाता है। और विद्यावती का मतलब क्या है, विद्याधारी का मतलब क्या है कि जिसके अंदर वासनाएं ना हो, वही विद्याधारी है। तो जिसकी वासनाएं नहीं होंगी वो विद्युत प्रभा की तरह हो जाएगा, यानी बाहर दमकने लगेगा, चमकने लगेगा, उसका व्यक्तित्व चमकने लगेगा। तो वो एक, उसकी जो माता थी वो विद्युत प्रभा क्या थी, एक ऐसी स्त्री थी जिनको बहुत ज्ञान था और उनका जो ऑरा था बड़ा स्ट्रांग था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे ये है कि उन्होंने बताया कि एक दिन मेरी माता जो है वेड़ा नदी में गई, वेड़ा नदी में नहा रही थी। तो उसी समय एक राजकुमार, राजा सुषेण, राजकुमार नहीं राजा, एक राजा थे सुषेण, वो राजा सुषेण भी वहां पर आते हैं और इनको नहाते हुए देखते हैं। इनको नहाते हुए देख करके उनके ऊपर ये मोहित हो जाते हैं, राइट, उनकी माता पे मोहित हो जाते हैं और उनसे संबंध बनाने की इच्छा जागृत करते हैं। राजा भी बहुत ही सुंदर थे और उनकी माँ जो थी, उन्होंने क्या किया कि उनका विवाह हो रखा था विद्युत प्रभा का, यानी उनकी माता का विवाह किसी और से हो रखा था, लेकिन उसके बाद भी वो उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाती, अपनी जो लस्ट है उसको रोक नहीं पाती, अपनी वासना को वो रोक नहीं पाती, और उनका ऑरा क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। ऑरा इम्पैक्ट होने की वजह से वो क्या करती हैं, वो उस गलत संबंध में, वो इस संबंध में, जिसको एक तरीके से इसको अवैध संबंध ही कहा जाएगा, क्योंकि उनके पति थे पहले से ही, राइट। तो इस वजह से वो एक संबंध उनसे बना लेती हैं और जिसकी वजह से इस लड़की का जन्म होता है, जो लड़की यहाँ पे हेमलता बने बैठी अपनी कहानी सुना रही है। तो वो ये कहती हैं कि वो जो है मेरी माता जो है उन्होंने संबंध बना लिया और उसके बाद उन्हें पता लगा कि हाँ वो गर्भवती हैं। तो उन्हें समझ में आया कि जब मेरे पति आएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और उन्हें जब ये पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। इस वजह से वो अपनी पुत्री को पैदा होने के बाद छोड़ करके कहीं चली गई और गायब हो गई। और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ दिया तो उन्होंने अपने पति के आश्रम में इनको नहीं छोड़ा, विद्युत प्रभा ने, मतलब बेटी के पैदा होने के बाद उसको आश्रम में नहीं छोड़ा, पति के यहाँ नहीं छोड़ा, कहीं पे ऐसी जगह छोड़ गई जहां पे ये जंगल वंगल में छोड़ करके चली गई। तो जब वो जंगल में छोड़ करके चली गई तो इसके रोने की आवाज सुन करके जो व्याघ्रपद हैं, ये ऋषि आते हैं और ये इस बेटी को, इस लड़की को पालते हैं, जिसका नाम हेमलता है, जो अपनी कहानी यहाँ सुना रही है। ठीक है, तो कहानी सुनाने के बाद, इतनी अपनी कहानी बताने के बाद कि मैं ये हूं, ये बताने के बाद, यानी कि ये कहने के बाद कि मैं एक राजा सुषेण और अपनी जो मेरी माता हैं जिनका नाम विद्युत प्रभा था, उनकी एक तरह से अवैध संतान हूं, इस तरह की बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बताने की कोशिश वो कर रही है, क्योंकि बात यह है कि उनके पति थे, विद्युत प्रभा के पति थे, उनकी माता के पति पहले से थे। अगर नहीं होते तो इसको क्या कहा जाता, इसको गंधर्व विवाह कहा जाता, और गंधर्व विवाह भी एक विवाह का प्रकार होता था। लेकिन ये इस तरह का विवाह कि आप किसी की पत्नी हो और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप चली गई, तो ये अवैध विवाह ही है, अवैध संबंध ही है। तो इसी वजह से ये कहानी यहाँ पर सुनाई गई और सुनाने के बाद जो है आगे की बात भी बताई जाएगी। ये आप नॉर्मल कहानी चरित्र से जोड़ करके मत देखिए, आप इसको अपने भीतर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको देखिए कि उन एलिमेंट्स को एक नाम दिया जा रहा है। आप समझ रहे होंगे, जब विद्युत प्रभाव मैंने समझाया तो आप समझ रहे होंगे कि आपके अंदर जो पावर्स हैं, जो चीजें आपको इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि आपके मन में अच्छे गंदे विचार आना बाहर से थोड़ी आते हैं, आपके अंदर से आते हैं यार। बाहर से तो आपको चीजें प्रभावित करती हैं, अच्छा इसने ऐसा किया, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमा है तो आप उसको माफ कर दोगे। लेकिन अगर आप क्षमा करना नहीं जानते हो तो सामने वाले ने अगर आपको गाली दी तो थप्पड़ मार दोगे। तो यही चीज है। तो विचार आपके अंदर से आते हैं, आप अपने विचारों के जनक खुद हैं, पिता खुद हैं। ठीक है, तो यहां पर जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, जो कहानी बताई जा रही है, उसे किसी ऐसे इस तरीके से मत देखिए कि यहाँ कैसे लोग रहे हैं इनके यहाँ, अरे कैसे ऋषि मुनि थे, कैसी स्त्रियां होती थी इनके यहाँ। ये सब नहीं है, ये मेटाफरिक स्टोरी है आपके शरीर के भीतर, आपके अंदर। ठीक है, हमारा जो मन है, वो चीजें जो कि दिखाई नहीं देती हमारे भीतर लेकिन हमें इंपैक्ट करती हैं, उनका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है ताकि उनको आप आसानी से समझ सकें। विद्युत प्रभाव आप समझ गए, विद्याधारी आप समझ गए, राइट। अब जो है, जो ये गलत संबंध बनाना हुआ, ये क्या हुआ, इसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जानकार होते हुए भी गलत रास्ते पर चले जाते हो। ठीक है, आपको ज्ञान है,
आप दूसरों को भी ज्ञान देते हो, लेकिन फिर भी आप गलत रास्ते पे चले जाते हो, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आगे उस लड़की ने कहा कि मेरे पिता यहाँ पर आएंगे थोड़ी देर में, आप उनसे मिल करके चले जाना। और साथ में उस लड़की ने एक चेतावनी भी दी, मतलब सीधे सीधे धमकी नहीं दी, लेकिन बताया कि मेरे पिता का ये आश्रम बड़ा पवित्र है, जो मेरे धर्म पिता हैं उनका आश्रम बड़ा पवित्र है, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत नियत से नहीं घुस सकता। अगर घुसेगा तो उसका विनाश हो जाएगा, उसका विनाश निश्चित है। इसलिए आप मेरे पिता से मिलिए, आएंगे, उसके बाद आप सुबह यहाँ से या फिर जैसे ही आंधी थमती है वहां पे यहाँ से चले जाइएगा। तो इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।